नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राष्ट्र धर्म में। तो स्वागत करते हैं आपका राष्ट्र धर्म में। लेकिन यूएन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरजे हैं और बात इसी से शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया है और इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान और चीन का नाम लिए बिना आतंकवाद और विस्तारवाद पर जोर दिया है और इसी के साथ उन्होंने कड़ा प्रहार भी इस दौरान किया है। आपको बता दें कि उन्होंने इस दौरान कहा कि जो देश आतंकवाद का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा खतरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएनजीए में दो टूक कहा कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ाने के लिए न किया जाए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के संबोधन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब्दुल्ला शाहिद को अध्यक्ष पद संभालने के लिए बधाई देते हुए की और उसके बाद यूएनजीए में पीएम मोदी ने कहा कि गत 1.5 वर्ष से पूरा विश्व 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का सामना कर रहा है। ऐसी भयंकर महामारी में जीवन गंवाने वाले सभी लोगों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं और परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त करता हूं। और इसके बाद उन्होंने यूएन में अपना संबोधन शुरू किया और इसी संबोधन में उन्होंने कई अहम मुद्दों पर बातचीत की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कोरोना पर जमकर प्रहार किया, कोरोना पर अपनी बात रखी और इसी के साथ वैक्सीनेशन, यूपीआई ट्रांजैक्शन, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी। लेकिन सबसे अहम जो बात रही वो संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए आतंकवाद की ओर निशाना और सीधे तौर पर बिना नाम लिए इस दौरान इमरान खान और पाकिस्तान पर सीधे तौर पर वार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। कह सकते हैं कि आईना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान सीधे तौर पर पाकिस्तान को दिखाया और साफ कर दिया है कि अगर आप आतंकवाद का इस्तेमाल भारत की धरती के लिए करेंगे तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा और जो भी देश आतंकवाद का इस्तेमाल कर रहा है वो सीधे तौर पर खुद के लिए ही गड्ढा खोद रहा है। इस तरीके की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए कही। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया है। आज वो दिन जिसका काफी लंबे समय से देश इंतजार कर रहा था। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन पहुंचे और वहां पर यूएनजीए की सभा को संबोधित उन्होंने किया और इस सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही वो वाकई अहम है। लेकिन पूरे देश की नजरें जिस बातों पर टिकी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से पाकिस्तान को यहां पर सबक सिखाएंगे, पाकिस्तान को धूल चटाएंगे, इन बातों पर पूरा देश गौर कर रहा था और उसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर वो हमला बोला है जो तमाम पूरा देश जिसका इंतजार कर रहा था और चाहता था कि ऐसा हमला पाकिस्तान पर बोला जाए। और इसी हमले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ा प्रहार भारत करता रहेगा और दो टूक अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल अगर आतंकवाद बढ़ाने के लिए किया गया तो सीधे तौर पर यह भारत बर्दाश्त नहीं करेगा और पाकिस्तान और किसी भी जो भी आतंकवाद को बढ़ावा देगा उस पर कार्रवाई पूर्ण रूप से की जाएगी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। इसी के साथ उन्होंने कोरोना वैक्सीन और भारत की आज़ादी के 75 सालों का भी जिक्र किया। उससे पहले उन्होंने चाणक्य नीति का भी जिक्र किया। तमाम ऐसी बड़ी बातें भारत पे जो वाकई एक अहमियत रखती है उसकी जो चीजें हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन में अपने संबोधन में कही। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में क्या कुछ खास बताया है। ग्राफिक्स के जरिए आपके टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया है। सबसे बड़ा मंच यूएन का महासभा जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया। संयुक्त राष्ट्र में सुधार की जरूरत है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर कह दिया है। आतंक को लेकर हमें सतर्क रहना होगा, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। बिना नाम लिए पाकिस्तान पर हमला, पाकिस्तान का बिना नाम लिए उस पर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा है। आपको बता दें कि हमारा समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए लाइफलाइन है, यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा। इसी के साथ भारत 75 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजेगा, ये बड़ा ऐलान यूएन के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। ग्रीन हाइड्रोजन की दिशा में काम जारी है, यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। कई बड़ी ऐसी बातें हैं और वही कुछ खास बातें उनकी आपको बता रहे हैं। भारत नेजल वैक्सीन बनाने में भी जुटा है और इससे पहले भारत ने डीएनए वैक्सीन जो बनाई है उसके लिए भारत विश्व का भरोसेमंद पार्टनर बन चुका है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन संबोधन में कहा।
भारत में दर्जनों भाषाएं, सैकड़ों बोलियां हैं। भारत का प्रतिनिधित्व खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने यूएन महासभा के मंच से बड़ा ऐलान भी कर दिया है, और वो बड़ा ऐलान क्या है वो भी आपको बता रहे हैं। भारत में हर महीने 350 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन होती है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। ये बड़ा ऐलान मोदी ने इन्वेंटर्स को भी आमंत्रित किया है। आपको ये भी बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास के लिए लोगों को संपत्ति का अधिकार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ये तमाम बातें कही हैं जो आपको बता रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए 17 करोड़ से अधिक घरों को साफ पानी दिया गया है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन में कहा है। पहले सीएम अब पीएम के तौर पर सेवा कर रहा हूं, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। अपनी सेवाएं उन्होंने किस तरीके से दी उसको बताते हुए उन्होंने कहा कि गांवों के विकास में अब दुनिया आगे बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन भारत सबसे आगे। देश के 6 लाख गांवों में ड्रोन से मैपिंग हुई है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। सबसे बड़े संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ बातें कही है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएनजी में यह भी कहा कि सेवा परमो धर्म है के तहत भारतीय वैक्सीनेशन में जुटा हुआ है, और भारत ने दुनिया की पहली डीएनए आधारित वैक्सीन का भी निर्माण कर लिया है। साथ ही फिर से वैक्सीन का एक्सपोर्ट भी शुरू हो चुका है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। इसी के साथ उन्होंने कोरोना वैक्सीन पर और क्या कुछ कहा है सुनाते हैं आपको। सेवा परमो धर्म को जीने वाला भारत सीमित संसाधनों के बावजूद भी वैक्सीनेशन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में जी जान से जुटा है। मैं यूएनजीए को ये जानकारी देना चाहता हूं कि भारत ने दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन विकसित कर ली है, जिसे 12 साल की आयु से ज्यादा के सभी लोगों को लगाया जा सकता है। एक और mRNA वैक्सीन अपने डेवलपमेंट के आखिरी चरण में है। भारत कोरोना की एक नेजल वैक्सीन के निर्माण में भी जुटे हैं। मानवता के अपने दायित्व को समझते हुए भारत ने एक बार फिर दुनिया के जरूरतमंदों को वैक्सीन देनी शुरू कर दी है। मैं आज दुनिया के मैन्युफैक्चरर्स को भी आमंत्रित करता हूं, कम वैक्सीन इन इंडिया। अध्यक्ष महोदय, आज हम सब जानते हैं कि मानव जीवन में टेक्नोलॉजी का कितना महत्व है, लेकिन बदलते हुए विश्व में टेक्नोलॉजी विथ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ये सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। भारतीय मूल के डॉक्टर्स, इनोवेटर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स किसी भी देश में रहें, हमारे लोकतांत्रिक मूल्य उन्हें मानवता की सेवा में जुटे रहने की। आज वाकई देश के लिए काफी ऐतिहासिक दिन रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन में गरजे और वहां जाकर जिस तरीके से उन्होंने संबोधन दिया वो वाकई काफी अहमियत रखता है भारत देश के लिए। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आप सर करवा देते हैं। हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत स्वागत है भटनागर साहब आपका। इसी के साथ राकेश सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले मैं भटनागर साहब आप ही के पास आना चाहूंगी। वाकई ऐतिहासिक दिन, और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से देश को बाहर जाकर विश्व पटल पर कह सकते हैं कि प्रतिनिधित्व देश का किया, वो वाकई सराहनीय कदम है। किस तरीके से आप देखते हैं उनके भाषण को? देखिए, प्रथम तो मैं ये कहूंगा, जिस देश के अंदर 82% लोग टीवी देखते हैं, न्यूज देखते हैं और भी चैनल देखते हैं, उस देश के प्रधानमंत्री ने हिंदी में संबोधन करा। बिल्कुल। जिस देश के वासी को इंग्लिश नहीं आती वो हिंदी में सुन सके। प्रथम दृष्टिकोण देखिए ये है। मैं इस पे
बहुत एक और पूरा भारत आकर्षित है कि देखिए पूरे भारतवर्ष से सुना और हिंदी में संबोधन करा कि मेरा पूरा भारतवर्ष, मेरी जो गांव देहात में बहन बेटियां हैं, मेरे किसान हैं, वो सुन सकी, इसलिए हिंदी में संबोधन करा। और जब भी माननीय प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं सब हिंदी में संबोधन करते हैं। दूसरी चीज देखिए कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की सरलता है कि उन्होंने जितने भी देशों से, हमारे आस पड़ोसी देश हैं जिनसे खतरा है, उनके बारे में कितनी सरलता से बात रखी। जैसे पाकिस्तान ने अपनी बात रखी, अपने दृष्टिकोण को कश्मीर में आगे ले आए और हमेशा कश्मीर के लिए ही बोले, और अभी भी कश्मीर के विषय में बात करिए। मगर एक पूरे विश्व ने देखा कि एक भारत के जो एक लोकतांत्रिक देश है, उसके प्रधानमंत्री ने अपने देश के बारे में क्या बात रखी और अपने देश को और उसकी उन्नति को सुनाने के लिए पूरे विश्व के कान खड़े कर दिए कि देखिए हम क्या हैं और क्या नहीं थे और अब क्या हैं और क्या होने जा रहे हैं। ये उपलब्धियां जो थी उन्होंने स्पष्ट बताई। मगर तो देश के अंदर हमारे चल रहा है ना, उन लोगों को भी सीख और समझना पड़ेगा कि विश्व के सारे अध्यक्ष बैठे हैं और जो प्रधानमंत्री के साथ बैठना, चाय पीना और जिनकी जिज्ञासा है मिलने की, आज उनके लिए आज हमारे देश के अंदर जो विपक्ष बैठा है वो गालियां देता है, वो डंडा मारने की बात करता है। बड़ा दुख की बात। देखिए आपने भी बड़ा नाच करा है आपने चैनल पे, और पुष्प और पूरा विश्व इस चीज को देख रहा है कि अगर पुष्पमाला होती तो प्रधानमंत्री जी का पूरा विश्व भी स्वागत कर देता, मगर वो एक मंच था। और मुझे अपने प्रधानमंत्री बड़ा गर्व है कि इन्होंने मेरे देश का नाम बढ़ाया और मेरे देश के जो नाच थी उसको आगे बढ़ाया, दिखाया कि सबको कि हम सब भारतवर्ष में जितनी भिन्न भिन्न तरह की बोली है, जितने भिन्न भिन्न तरह के जात धर्म के लोग हैं, वो सब एक हैं। इसे एक लोकतांत्रिक देश कहते हैं। ठीक है भटनागर साहब, मैं लौटूंगी आपके पास। राकेश जी आपके पास आना चाहूंगी। सबसे पहले बात कोरोना की करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर बहुत ज्यादा सतर्कता वाली बातें यूएन में कही हैं अपने संबोधन में, और इसी के साथ डब्ल्यूएचओ पर भी उन्होंने सवाल उठाने से पीछे नहीं हटे हैं। आप उनके इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? पूरे संबोधन पर आपकी एक प्रतिक्रिया। देखिए, प्रधानमंत्री के रूप में विदेश जाके जो संबोधन दिया जाता है, इसके पहले भी अनेक प्रधानमंत्री अमेरिका गए हैं और संबोधन दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोरोना को लेके जिस तरह की लड़ाई इन 2 सालों में लड़ी गई, वो सारे विश्व के सामने जो दावे वहां प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में किए हैं, वो क्या यथार्थ में भारत पे लागू होते हैं? पहली बात। दूसरी बात, जिस लोकतांत्रिक देश की व्यवस्था की दुहाई प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, क्या वो लोकतंत्र भारत में कायम है? क्या संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही हैं? क्या देश की जो विदेशों में स्थिति है, जहां से सर्वेक्षण में आया है कि भारत अब एक स्वतंत्र देश नहीं रहा है, ये सब टिप्पणियां देश से नहीं विदेशों से हुई है। अब जो भाषण उन्होंने दिया है, जो राष्ट्र अध्यक्षों के सामने दिया है प्रधानमंत्री के रूप में, ठीक है, सारा देश उसका स्वागत करता है। लेकिन एक सवाल तो मन में आता है कि जो बातें बोली गई है वो क्या इस देश में जो हुआ है उससे विपरीत नहीं है? कोरोना में जो गत बनी देश की, वैक्सीनेशन को लेके जो दावे थे वो फेल हुए हैं। संवैधानिक संस्थाओं की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त किया गया, संविधान में अगर कोई चीजें उनको बदला गया, उसका क्या असर देश पे हुआ? इन 7 सालों में देश कितनी तरक्की पे पहुंचा? सवाल ये है, सवाल किसी पार्टी का नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं है। और जो बार बार बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं कि आप मोदी जी को खराब बोलेंगे, इसके पहले भी प्रधानमंत्री अमेरिका गए हैं, इससे ऐसा ही स्वागत, इससे बढ़ के स्वागत हुआ है। ये कोई अनोखी बात नहीं होती है। लेकिन वहां क्या बोला गया है? संयुक्त राष्ट्र के मंच से जो आप शब्द बोल रहे हैं वो आपके देश के अंदर की जो स्थिति है, ठीक है राकेश जी, उससे मेल खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं? ठीक है।
आप दोनों का स्टार्टिंग कमेंट हो चुका है, आप दोनों एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, आप डिबेट ओपन रहेगी। लेकिन राकेश जी, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगी, आज जिस तरीके से कह सकते हैं कि सभी प्रधानमंत्री गए हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, सभी जाते हैं और हर प्रधानमंत्री अपना बहुत ही बेहतर अपने ओर से बहुत अच्छे तरीके से संबोधन देते भी हैं। लेकिन आज आपसे उम्मीद की जा रही थी, मेरी खुद की आपसे उम्मीद थी कि आज आप इस संबोधन में कुछ पॉजिटिव बोलेंगे, लेकिन आपने फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं बीजेपी पर। भटनागर साहब। देखिए, मैं ज्यादा इनसे उम्मीद कर भी नहीं सकता था, क्योंकि जो कांग्रेस के जितने भी नेता प्रवक्ता है ना, वो सब राहुल जी की राह पे चल रहे हैं। और मुझे उम्मीद थी कि ये नहीं कहेंगे कि जो देश का और देश की बातें जो पूरे विश्व में सुनी और जो बातें रखी देश के प्रधानमंत्री ने, ना कि एक पार्टी के नेता ने, और जो पूरे विश्व में सुनी, मैं ठीक है, मैं उस पर नाच करता हूँ। अगर एक बार ये गलती से बोल देते कि ऐसा तो नंबर कम हो जाते, इसलिए बोला नहीं इन्होंने। लेकिन इन्होंने भी लोकतंत्र की बात करी। इन्होंने कहा कि लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे। अरे, लोकतंत्र इस भारतवर्ष में है, उसकी दुहाई नहीं दी, तारीफ की है। कहीं तो थोड़ा सा बोल लिया करो अच्छा। और पूरे विश्व में सुना कि हमारे कितनी बोली और कितने जात धर्म है हमारे देश के अंदर, उसे लोकतंत्र कहते हैं। पाकिस्तान चले जाइए, चाइना चले जाइए, वहां कितने आपसी जातिगत लड़ाइयां और हमले हैं, और जो कि रुक नहीं रहे उनसे। आपके लिए पाकिस्तान मुंह भर भर के आपको बुराइयां करता है, आपकी सब पूरे विश्व उसमें अफगानिस्तान को सपोर्ट करके आपको ले आगे खड़ा कर रहा है। उसको रोकने के लिए आपके देश के प्रधानमंत्री जो कार्य में लगे हैं, आपको पता है, ना तो चाइना दुश्मन, ठीक है, इन बातों पर बात करेंगे भटनागर साहब। अभी देखिए, अभी बात एक बार कोरोना पर करते हैं। कोरोना पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया, अभी उसी पर रहते हैं, इन बातों पर भी एक बार फिर से विचार करेंगे। लेकिन कोरोना पर जिस तरीके से संबोधन दिया, उसमें राकेश जी कह रहे हैं कि उन्होंने कह तो दिया है वैक्सीन के लिए और कोरोना की तमाम स्थितियां सुधारी हैं इस बात के लिए, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, ये वो पूछना चाह रहे हैं आपसे। देखिए, जमीनी हकीकत के बारे में क्या है, इन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय जाना चाहिए, आरटीआई लगानी चाहिए, इन्हें एप्लीकेशन लगानी चाहिए पूछने के लिए, ऐसे पता लगेगा। माइक पे या टीवी पे पता नहीं लगेगा। तो जी देखिए, वैक्सीनेशन की बात करें, पूरा विश्व जो है स्वास्थ्य, जो हमारा ये जो स्वास्थ्य विश्व जो है हमारा देखता है, मैं माफी चाहूंगा थोड़ा सा, वो पूरे विश्व पे निगाह रखता है कि देश पे पता होता है उसे कि किसमें वैक्सीनेशन क्या चल रही, क्या नहीं चल रही है, किसमें कितने मरे, कितने जी, कोरोना में कहाँ क्या नुकसान हुआ। और हमारे देश में जितना कम नुकसान हुआ, वो उन देशों को देखना, और उन्होंने सीखा हम चीजों को कि हमने अपने देश के नुकसान को किस तरह रोका। हमने देखा कि हमारे देश में इतनी बड़ी आपदा आई, हमने कितनी जल्दी और कैसे कंट्रोल करी, वो उन्होंने देखा और विश्व में हमसे सीखा। और उन देशों ने सीखा जो हमसे 100 कदम आगे हैं, हमसे बहुत विकसित हैं, और आज से नहीं 70-100 वर्षों से आगे हैं। और एक आपातकाल में उन्होंने सीखा कि हम देश के वासियों ने, देश के स्वास्थ्य के जो जितने भी कोरोना योद्धा हैं, सब ने किस तरीके से हमारे भारतवर्ष के अंदर इस कोरोना की लड़ाई लड़ी, लोगों की जानें बचाई, कैसे गांव देहात में किस तरह आपने अवेयरनेस फैलाई, तो सब चीज देखी। जब पहला कोरोना आया तो हिंदुस्तान ने हाथ बढ़ाया और पूरे विश्व की मदद करी। और जब भारत में आपदा आई तो पूरा विश्व खड़ा हो गया, किसी को कहना नहीं पड़ा कि आप भेजो मदद, खुद जहाज आपके यहाँ उतरने लगे थे आपकी सहायता के लिए। ये आपने जो फ्रेंडशिप 6-7 साल के अंदर, और जो आपने एक यूनिटी बनाई है पूरे विश्व में, वो आपको दिख रही है, और बेनिफिट आपको भी वो भी दिख रहा है। ठीक है, मैं राकेश जी आपके पास आना चाहूंगी। ठीक है, मैं लौटूंगी भटनागर साहब। भटनागर साहब कह रहे हैं राकेश जी कि जो हमने दोस्ती बनाई है, मित्रता का व्यवहार तमाम देशों से रहा है, उसी की वजह से हमने कोरोना में कहीं ना कहीं जंग अगर जीती है, चाहे थोड़ी देर से जीती हो, लेकिन अगर हमने कोरोना पर काबू पाया दूसरी लहर पर, तो कहीं ना कहीं उन्हीं वैक्सीनेशन की वजह से, उन्हीं वैक्सीन की वजह से जो हमारे बाहरी देशों से आई। देखिए, कोरोना के संबंध में बीजेपी प्रवक्ता जिस तरीके से वर्णन कर रहे हैं, वो सत्यता से बिल्कुल विपरीत है। पहली बात, सरकारी आंकड़े 3 लाख हैं, जबकि मौतों की संख्या 50 लाख से ऊपर है। अब जिस देश में अगर मौतों के आंकड़े, किसी की भी सरकार हो, बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, जब सरकारों ने आंकड़े छुपा दिए हैं, 3 लाख के आंकड़े बताए जा रहे हैं, वो 50 लाख से ज्यादा लोग मरे हैं, तो इसको आप क्या प्रधानमंत्री की सफलता बोलते हैं? क्या आप भारत में बहुत सफल प्रधानमंत्री है जिन्होंने कोरोना की मौतों को रोक लिया और विश्व उनसे प्रेरणा लेगा? तो ये अपने आप में हास्यास्पद बात है, पहली बात। दूसरी बात, वैक्सीन को लेके जिस तरीके से ऑर्डर जब नवंबर मंथ में देना था 2020 में, माननीय प्रधानमंत्री जी फरवरी तक ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाए थे कंपनियों को कि इतनी वैक्सीन लगेगी। जो दूसरी लहर में मौतें हुई हैं, उसके पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री की सरकार जिम्मेदार है कि उन्होंने सही समय पर
ऑर्डर प्लेस नहीं करा और वैक्सीन सही समय पर आ नहीं पाई, किसी को लगी नहीं, 6 महीने लेट हुई, उसकी वजह से ये लाखों मौतें हुई हैं। अब जिस देश में इस तरह की मौतें हुई हैं, ऐसे प्रधानमंत्री जो वैक्सीन का ऑर्डर नवंबर में प्लेस करना था फरवरी तक नहीं कर पाए, ऑन रिकॉर्ड है। और उसके बाद विश्व मंच पे जाकर आप जो कहानी सुना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सत्यता से तो जुड़ा होना चाहिए उसका। विश्व का मीडिया भी तो भारत को देखता है, अरे वो भी तो कवर करते देखिए हैं। कोरोना पर हमने बात की, लेकिन इसी के साथ मैं लौटूंगी आप दोनों के पास, चर्चा एक बार फिर से शुरुआत करेंगे। लेकिन इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन में दिए अपने संबोधन में यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर भी कई अहम बातें कही है। यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर उन्होंने क्या कुछ खास कहा है, सुनाते हैं आपको। जब भारतीयों की प्रगति होती है तो विश्व के विकास को भी गति मिलती है। When India grows, the world grows. When India reforms, the world transforms. भारत में हो रहे साइंस और टेक्नोलॉजी आधारित इनोवेशंस विश्व की बहुत मदद कर सकते हैं। हमारे टेक सॉल्यूशंस का स्केल और उनकी कम लागत दोनों अतुलनीय है। हमारे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई आज भारत में हर महीने 350 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। भारत का वैक्सीन डिलीवरी प्लेटफॉर्म कोविन एक ही दिन में करोड़ों वैक्सीन डोज लगाने के लिए डिजिटल सपोर्ट दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, सेवा परमो धर्मः। तो चलिए एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बातें कही है। मैं इसी के साथ राकेश जी आपके पास आना चाहूंगी। कोरोना पर तो हम बात कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अब यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये भी आपने सुन लिया है। इन बातों को आप किस तरीके से लेंगे फिर? देखिए, नोटबंदी की विफलता स्वीकार नहीं करना तो यूपीआई ट्रांजैक्शन की तारीफ करना। जो प्रधानमंत्री जी 350 करोड़ की बात कर रहे हैं वो 2014 के पहले या नोटबंदी के पहले इससे डबल था बैंकों का ट्रांजैक्शन। तो जब आपने नोटबंदी की तो काला धन निकालने की बात आई, सारा लिक्विड पेमेंट बाजार से गायब हो गया, बैंकों में जमा हुआ, बैंकों से निकला। उसके बाद जो मार पड़ी भारत के आर्थिक बाजार को, तो आज तक वो बाजार लेटा हुआ उठ नहीं पाया। -23 जो जीडीपी गई वो सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं गई है, उसका बहुत बड़ा कारण रहा नोटबंदी, जिसे प्रधानमंत्री जी कभी याद नहीं करते। अगर वो उसमें सफल होते, वो उनकी गलती थी, वो गलती कभी मानते नहीं है, गलती स्वीकार भी नहीं करते। तो उनका ये अहंकार है कि उसको स्वीकार नहीं करना और एक नई चीज की बात करना, यूपीआई ट्रांजैक्शन या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या अन्य। अरे जब आदमी के पास पैसा ही नहीं बचा, आर्थिक स्थिति नहीं बची, वो यूपीआई से कितना ट्रांजैक्ट करेगा, ऑनलाइन से कहां से ट्रांजैक्ट करेगा, पैसा लिक्विडिटी कहां से लाएगा? आज भी भारत के बाजारों में सब्जी भाजी खरीदने के लिए या अन्य सामान खरीदने के लिए, या गरीब वर्ग जो सामान खरीदता है वो नगद में आज उसको मजदूरी मिलती है, बहुतायत 60% लोग उससे सामान खरीदते हैं। ये स्मार्ट कार्ड से नहीं खरीदते, यूपीआई ट्रांजैक्शन से नहीं खरीदते, माल संस्कृति नहीं है। इससे कुछ वर्ग, उच्च वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग की वर्ग वहां तक सीमित है। आप भारत को क्या इस नजर से देखते हैं कि वह सिर्फ एक 30-35% लोगों का भारत है और बाकी 65% लोग जो गरीबी रेखा के नीचे या गरीबी रेखा के लगभग हैं, उनको भी आप बोलते हैं कि यूपीआई ट्रांजैक्शन में वो बहुत सफल हो रहे हैं? जनधन खाते ये बात वाजिब उठाई है भटनागर साहब। ठीक है राकेश जी, ये बात तो वाजिब उठाई है। देखिए 63% जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, वो यूपीआई ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे? या तो आप उनको इतना शिक्षित कर दीजिए या फिर उनको इतनी फैसिलिटी सुविधाएं दीजिए कि वो भी यूपीआई ट्रांजैक्शन करे। उनके लिए क्या कुछ प्लान है सरकार का? बात जो राकेश जी ने उठाई है काफी वाजिब सवाल है ये आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं सुन रहा था पहले भी जो कोरोना के बारे में 50 लाख का इन्होंने भी दे दिया था एक उदाहरण, 50 लाख से ऊपर, पता नहीं तथ्य है भी या नहीं, बस बोलने से मतलब था पहले चीज। देखिए
हमने जो नोटबंदी की बात करें, नोटबंदी बताऊं, एक हमारे धरती पे देश और भी है। एक कंट्री ने भी करा था, एक नोटबंदी करी थी और एक्सचेंज करे थे, तो बर्बाद और खाने खराब हो गया था। कुछ भी चीजें जब होती हैं तो देश में उथल पुथल होता है। जब करेंसी चेंज हुई, जब नोटबंदी हुई, तो उथल पुथल हुआ, मगर दिवालिया तो नहीं हुए आप। पहले चेंज बिल्कुल परेशानी हुई और पूरे भारतवर्ष ने उठाई और हंसते हुए उठाई। और देखिए आज सब्जी ले लीजिए, गोलगप्पे चले जाइए, टिक्की चले जाइए लेने, कुछ आप ड्राई फ्रूट लेने चले जाइए, आज बड़ी शोरूम चले जाइए, आज आप वहां पे पेटीएम यूपीआई यूज कर सकते हैं, ये सिखाया है। आज सब्जी की दुकान पे भी पेटीएम यूपीआई लगा हुआ है। नहीं, ये बातें ठीक है आपकी, आप ये तमाम चीजें लेने जाएंगे आपको यूपीआई स्कैन कोड वहां पर मिल जाएगा, हम भी जाते हैं तो हमें भी मिलता है। लेकिन हम शिक्षित लोग हैं, हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग शिक्षित नहीं है वो उनका इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये सवाल जो है वो राकेश जी उठा रहे हैं। भारत में 90% लोग आज मोबाइल चलाते हैं और उस 90% में भी एक बहुत बड़ा भाग ऐसा है जो एंड्रॉइड फोन चलाता है। आज आप हर दूसरे के हाथ में एंड्रॉइड फोन देख सकते हो और इंटरनेट चालू देख सकते हो आप। देखिए ये चीज हम आप बैठ के बेशक कह सकते कि नहीं यूज करा, नहीं, आज पूरे भारतवर्ष में जो एक क्रांति आई है नोटबंदी के बाद, उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। बेशक आप टीवी पे ना बोले आप, और ना भी आप बोलेंगे, मुझे पता है, क्योंकि आपको अपनी बात ऊपर रखनी है विपक्ष में ना, इसलिए आपको। मगर ठीक है, बिल्कुल नोटबंदी के बाद आपदा आई, बिल्कुल आई, मगर उसको लड़ा गया, उससे मजबूती से भारतवर्ष के एक नागरिक ने साथ दिया और हम आज कहाँ हैं, नोटबंदी को झेल के भी आज यहाँ खड़े हैं हम लोग। कि करेंसी को कितना कम यूज करना है, हमें ऑनलाइन करना था, उसमें कई हद तक कामयाब हुए हैं। आप माने या ना माने, आप आम जनता से डिबेट करें, आप रोड पे खड़े हुए, चाय वाले खड़े हो, तो आपको पता लगेगा कि 10 रुपए की चाय का भी पेटीएम कर सकते हैं आप 1000 रुपए के सामान लेकर उस पर पेटीएम कर सकते हैं, यूपीआई कर सकते हैं आप। तो इस चीज को थोड़ा सा आपको मानना पड़ेगा, इस चीज के बारे में। मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि नोटबंदी के बाद बिल्कुल आपदा आई और बहुत बड़ी आपदा थी, लड़ाई लड़ी पूरे भारतवर्ष ने और हंस के लड़ी। अगर आप इस चीज का रोना रोका कर दिखाते रहेंगे तो भारत नहीं मानेगा, उसके नागरिक नहीं मानेंगे। ठीक है राकेश जी, इस पूरे मसले पर जो बातें आपने जो सवाल किया था उस पर आपको जवाब भटनागर साहब ने दिया है। इसी उनके जो जवाब है उस पर आपकी प्रतिक्रिया मात्र 30 सेकंड में, समय की कमी सर। देखिए शायद उनको आंकड़ों का नॉलेज नहीं है। इस देश में असंगठित मजदूर कितने हैं जो अंगूठा टेक है, जिनके पास कोई एंड्रॉइड नहीं है, कोई फोन नहीं है, वो संख्या लगभग 8 करोड़ से ज्यादा है। इसका ग्रामीण क्षेत्र है, उसकी संख्या 40 करोड़ से ज्यादा है। ये जो बातें कर रहे हैं 90% फोन है, इंटरनेट चलाते हैं, मूवी देखना अलग बात है, यूपीआई ट्रांजैक्शन करना अच्छे से अच्छा व्यक्ति नहीं कर सकता है। ये सब हवा में बातें हैं। दूसरी बात, नोटबंदी से अगर बहुत बड़ा फायदा हुआ था, ये बोल रहे हैं कि वो आपदा आई थी, आपदा आई नहीं थी, आपदा बुलाई गई थी। आपदा आप लेके आए, देश को कोलैप्स करा, आर्थिक व्यवस्था को कोलैप्स करा। ये आपदा अपने आप नहीं आई थी, लाई गई थी, फिर देश को भुगतना पड़ा। और जब आपसे संभला नहीं, नोटबंदी करने की, उसके बाद आपने काला धन नहीं आ पाएगा, तब बल्कि उससे ज्यादा पैसा जमा हो गया बैंकों में। तो ये भी आश्चर्यजनक रहा कि जब काला धन था ही नहीं और ना मिलना था तो नोटबंदी का फायदा क्या मिला? ये नोट छापने में पैसा ज्यादा लग गया, पुराने हटाने में ज्यादा खर्चा हो गया, आर्थिक व्यवस्था और डगमगा गई। तो ऐसे निर्णय जो देश हित में नहीं है उनको बोलना कि आपदा हमने झेली, देश ने झेली, भारत माता की जय। अरे ये कैसी व्यवस्था है? आपको नहीं पता कल क्या होना है? जो जहाज लेके आप चले वो बीच में डूब गया और अब आप बोल रहे हो जहाज में हमने सबको बिठाया था, जिसको तैरना आता वो निकल जाए, बाकी तो आपको भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे देश नहीं चलता है और ऐसे देश में कभी व्यवस्थाएं नहीं चली है। ठीक है राकेश जी, बातें आपकी भी सही है, लेकिन भटनागर साहब जो बातें कह रहे हैं बातें वो भी सही है। लेकिन बात जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की थी, अब आप इसको माने या ना माने, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही वहां पर एक प्रधानमंत्री होने के नाते वो बातें बहुत सही थी। भटनागर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? सर समय की कमी है, लेकिन मात्र 15 सेकंड में आप अपनी बात रखें। मैं कहूंगा एक साउथ के IAS रिटायर ने एक पी चिदम्बरम जी पे किताब रखी थी कि कितने हजार करोड़ रुपए जो करेंसी छपवाई थी और कंटेनरों के हिसाब से मंगवाई थी, क्या उस किताब को झुटलाएंगे तो नहीं आप? ये तो पूरे भारत और पूरे विश्व में पढ़ा है कि पी चिदम्बरम साहब जब वित्त मंत्री थे
भारत के, उन्होंने कितने कंटेनर रुपए छपवा के विदेश से मंगवाए थे, उसके बारे में एक रोशनी डाल दीजिए। ये वो किताब ठीक है, झूठी थी, सच्ची थी। ठीक है भटनागर साहब, राकेश जी, समय की कमी है, वक्त इजाजत नहीं देता, इसीलिए आप दोनों को रोक रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन आज जिस तरीके से यूएन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरजे और बिना नाम लिए जिस तरीके से पाकिस्तान और वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान को आईना दिखाया है, वो वाकई सराहनीय है। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन में गरजे हैं और इसी को लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन में दिए अपने संबोधन में यूपीआई ट्रांजैक्शन की तो बातें कही है और इसी के साथ उन्होंने कई अहम बातें भी कही है। अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित जब किया तब उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ा प्रहार किया है। इस दौरान उन्होंने दो टूक कहा है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल अगर आतंकवाद को बढ़ाने के लिए ना किया जाए और अगर किया गया तो किसी को भी इस दौरान बख्शा नहीं जाएगा। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं आपको। अध्यक्ष जी, दूसरी ओर रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है, इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को सशक्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक सुर में आवाज उठानी ही होगी। सुरक्षा परिषद में भारत की प्रेसिडेंसी के दौरान बनी विस्तृत सहमति विश्व को मैरीटाइम सिक्योरिटी के विषय में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। तो जिस तरीके से पाकिस्तान को और अफगानिस्तान और साथ ही साथ तालिबान के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन में अपने संबोधन में तमाम बातें कही, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ पैनल मौजूद है, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। ललन सिंह जी हमारे साथ बतौर रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है ललन जी आपका। और इसी के साथ विपिन शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है विपिन जी। सबसे पहले आज रुख मैं आप ही का करूंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से संबोधन दिया, पूरा देश इंतजार कर रहा था कि किस तरीके से वो वहां यूएन में जाकर गरजेंगे और प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के हैं इमरान खान, उनको कहीं ना कहीं आईना दिखाने का काम करेंगे, और वो वाकई हुआ भी। नहीं है कि यहाँ पर यही पूरे देश की नजरें टिकी थी कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जाके जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो उसके पीछे पूरे देशवासियों का संदेश होगा, और वही पूरी अपेक्षा पे पूरे खरे उतरे प्रधानमंत्री और पूरे दमखम से उन्होंने हिंदुस्तान की बात करी। जब वो रविवार को मन की बात करते हैं देशवासियों के साथ,
वही उसी अपने अनोखे अंदाज में उन्होंने हिंदुस्तान की बात करी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। और बिल्कुल साफ बात है, क्योंकि हम कहने के लिए बोलते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नंबर 1 है, लेकिन असल मायने में दुश्मन नंबर 1 हमारा चीन है। और सदियों से चीन के जो मंसूबे रहे हैं वो नापाक रहे हैं। चीन पे हम लोग कभी भरोसा नहीं जता सकते। तो प्रधानमंत्री का वही जो एक्सपेक्टेड लाइंस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, एक्सपेक्टेड लाइंस पे प्रधानमंत्री ने बात करी। एक जलवायु परिवर्तन पे करना था, क्लाइमेट चेंज की बात करनी थी, आतंकवाद को लेकर, और साथ में सबसे बड़ी बात है कोरोना को लेकर। उन्होंने बिल्कुल हिंदुस्तान की बात करी कि कैसे हिंदुस्तान ने इस कोरोना काल में हमने क्या सबक सीखे, और हम लोग 130 करोड़ देशवासी हैं, हमने कैसे आत्मनिर्भर अभियान को आगे बढ़कर लेके आए। और जो ये वैक्सीन का इजाद हुआ उसने हिंदुस्तान को अंतर्राष्ट्रीय पटल पे एक ऐसी नजीर पेश करी जिसकी सदियों से लोग प्रेरणा लेंगे। और ये महान वैज्ञानिकों ने इजाद करा इसका। और अब हिंदुस्तान की यही बात करी उन्होंने कि क्योंकि वो लाल किले की पवित्र प्राचीर से इस बारी जब हिंदुस्तान ने गणतंत्र दिवस पर उन्होंने आजादी के दिवस पर उन्होंने बिल्कुल एक बात बोली थी कि यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती जो है आतंकवाद है और विस्तारवाद है। आतंकवाद की बात जब करी तो उन्होंने पाकिस्तान की तरफ इशारा करा, और विस्तारवाद की जब बात करी तो वो चीन की तरफ इशारा था। ये जो एक्सपेंशनिस्ट जो पॉलिसी रही है चीन की, और चीन का ये भूलना नहीं चाहिए कि 14 मुल्कों के साथ विश्व में उनका सीमा को लेकर वाद विवाद है। भले ही वो कुछ भी बात बोलें कि हमने अपना वाद विवाद सीमा को लेकर सुलझा दिए, लेकिन ऐसा नहीं है, हकीकत इससे परे है। और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पटल पे क्वाड के जो बाकी नेता हैं उनके साथ प्रधानमंत्री की बात, पहले कमला हैरिस के साथ, फिर जो बाइडेन के साथ उनकी मुलाकात, और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री का संबोधन बहुत अहमियत रखता है। और यहाँ पर अब देशवासियों का भी मान सम्मान बढ़ता है इससे, जब अंतर्राष्ट्रीय पटल पे देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं और सबकी नजरें टिकी रहती हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री क्या बात बोलेंगे, क्योंकि वो हर एक देशवासी की बात होती है। और यहाँ पर अब वक्त आ गया है कि हम लोग उस दौर को दोबारा लेके आए जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और वो उसके बिल्कुल उसके जो संकेत मिलने लग गए हैं यहाँ पर। बिल्कुल। ललन जी, आपके पास आना चाहूंगी। विपिन जी ने देखिए अपनी प्रतिक्रिया दी और काफी अहम बातें हैं, क्योंकि वाकई आज ऐतिहासिक दिन हम कह सकते हैं, कहना गलत भी नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन दिया वो वाकई सराहनीय था। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप रक्षा विशेषज्ञ तौर पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो उन्होंने संबोधन में बातें कही है पाकिस्तान के लिए और अफगानिस्तान की धरती के लिए, उन तमाम बातों से क्या जो संदेश है वो विश्व पटल पर जाएगा? मैं पहले तो ये मैडम आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि मोदी जी का 56 इंच का जो सीना है वो पूरी दुनिया ने अब देख लिया, पहले अगर हम भारत देखते थे। और दूसरी बात कि मोदी जी का डंका जो है वो अमेरिका में ही नहीं पूरी दुनिया में बज गया। अब मैं बताना चाहूंगा कि कितनी बढ़िया तरीके से उन्होंने यूएनओ में अपना संबोधन किया, जिससे दुनिया को यह पता चल गया कि इस देश को स्थायी सदस्य बनाना बहुत सही हो, जिसका पैरवी लगातार 2 दिनों से यूएस के प्रेसिडेंट बाइडेन साहब ने लगातार किया है। और हमारे स्पेशल सेक्रेटरी विदेश इन्होंने अभी बयान दिया है कि बाइडेन साहब की इच्छा है कि हम यूनाइटेड नेशन के अस्थायी सदस्य बन जाए। मैं अब इस आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। मोदी साहब ने बहुत साफ कहा है कि एक तो समुद्री जो इलाका है वो पूरी दुनिया अंतरराष्ट्रीय तौर पे उसको माना जाए, किसी भी देश को उसमें मनमानी करने का मौका नहीं हो। मैं आपको बताना चाहूंगा $18 मिलियन का वहां पे बिजनेस होता है हिंद प्रशांत महासागर के इलाके में, और यही कारण है कि चीन जो है लगातार अपनी मनमानी और दबाव बनाने की कोशिश करता है। दूसरी बात, विस्तारवाद चीन की पुरानी आदत है, जो मोदी साहब ने बहुत साफ लफ्जों में बताया है और चेताया है कि ये दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है। और दूसरी बात, पाकिस्तान के लिए उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से बिना नाम लिए उन्होंने साफ लफ्जों में बताया है कि किसी भी कंट्री को आप टूल मत बनाओ, उसके जमीन से कोई ऐसे माहौल को मत तैयार करो जिससे कि दुनिया में शांति और सुरक्षा की आफत हो जाए। और सबसे बड़ी बात उन्होंने एकदम साफ बता दिया है कि आज दुनिया में यूनाइटेड नेशन को
अपने आप में सुधार लाना पड़ेगा, और इसलिए सुधार लाना पड़ेगा कि आज उसकी जरूरत है। और उन्होंने अपने रविन्द्रनाथ टैगोर जी का संस्कृत और बंगाली में जो उन्होंने बताया है कि आप निर्भीक होकर चलो, अपने तरीके से अपने कर्म को आगे बढ़ाओ, आप सफलता की ओर जाओगे। मैं कहता हूं, मैं सुरक्षा का आदमी होने के नाते मोदी साहब ने चीन और पाकिस्तान, और अगर देखा जाए तो दुनिया की जितनी ताकतवर देश है जो अपने आप को सुपर मानती हैं, उनको एक तरह से संबोधन में बता दिया है कि आप अपने में सुधार लाओ। और जो आज आतंकवाद की हालत है, अगर आपने कुछ नहीं किया तो लोग आपको सुपर पावर तो छोड़िए, आपको आपकी जो आने वाली पीढ़ी है वो आपके ऊपर दुख महसूस करेगा। इन सभी संबोधनों को देखते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत जिस तरह का प्रधानमंत्री जी ने संबोधन किया, उससे चीन और पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों में हलचल मच चुका है। और अब हम अपने आगे की तैयारी, रणनीति जो भी करें, लेकिन दुनिया में अपना विश्व गुरु का मोदी साहब ने धाक जमा दिया, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। और जो निर्भीक वाली आपने बात कही ललन जी, वो काफी सही थी, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएनओ की धरती पर खड़े हैं, कहिए कि विश्व पटल पर वो खड़े हैं और वहां रहकर उन्हीं पर सवाल उठा रहे हैं। तो ये वाकई बहुत लाजवाब बात विपिन जी ये रही, क्योंकि जब वहां खड़े होकर डब्ल्यूएचओ पर उन्होंने सवाल उठाए सीधे तौर पर, और साथ ही साथ यूएनओ और अमेरिका की नीतियों पर भी कहीं ना कुछ तंज कसा है उन्होंने। एकदम आपने सही कहा। उन्होंने तो ये भी कहा कि यह भारत बहुत बड़ा लोकतंत्र है, अगर दूसरा कोई देश सबसे पुराना हो तो भारत की एक अपनी अलग विशेषता है, जिसका पुत्र अपने पिताजी को चाय बेचते हुए सहायता करता हो और 3 बार प्रधानमंत्री का भारत जैसे देश का बन सकता हो, तो उस भारत की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूरी दुनिया को समझना होगा। और उसमें तालियों की गड़गड़ाहट भी बजी। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि पाकिस्तान अगर समझ सकता है तो बहुत अच्छी बात है। चीन अपने विस्तारवाद को भी समझ ले, क्योंकि क्वाड ने उनके ऊपर एक कैदी के तौर पे उनको बनाने की तैयारी शुरू कर दिया है। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं, चीन अब कैदी के तौर पे हिंद प्रशांत महासागर में नजर आएगा, और वो लंका और छोटे देशों को अपनी दबाव में कर्ज के तौर पे उसके साथ उसकी शोषण नहीं करेगा। और मोदी साहब ने एक बात बहुत अच्छी बोली कि चाहे वो कोविड हो और चाहे टीकाकरण हो, हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष में सैटेलाइट के द्वारा अपनी प्रभुत्व नहीं, दुनिया के फायदे के लिए अपना कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं। और हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से दुनिया के अंदर अपने आप में वजूद को कायम करना चाहते हैं। ये भारत जो बताया उन्होंने कि हम जमीनी विवाद, हम अपने हालात और अपने लोगों को जो किस तरह से पानी और व्यवस्थाओं से जोड़ रहे हैं, तो हम केवल सामरिक नहीं, आर्थिक, सामरिक, सामाजिक और दुनिया के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपना, और उन्होंने एक अच्छी बात कही, 6 लोगों के बीच में एक भारतीय होता है। अगर भारत आगे बढ़ता है तो दुनिया आगे बढ़ेगी। दुनिया अगर ये मान लेती है कि भारत विकास की तरफ जा रहा है, तो मान के चलिए दुनिया भी विकास की तरफ जा रहा है, इसमें कोई ठीक है ललन जी, इसमें वाकई कोई शक नहीं है कि अगर भारत बढ़ता है तो दुनिया भी बढ़ेगी। विपिन जी, आप ही के साथ मैं आना चाहूंगी आपके पास। मैं इसी सवाल के साथ आऊंगी कि जिस तरीके से विदेश की धरती पर विश्व पटल पर खड़े होकर वहीं की बड़ी शक्तियों के खिलाफ सवाल उठाना वाकई एक सराहनीय कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, और ये कहना देखिए गलत भी नहीं होगा। इसी के साथ इस पर तो मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी ही, साथ ही साथ समुद्री इलाकों को लेकर उन्होंने जो बात कही है, इस पर भी मैं समझना चाहूंगी आपसे कि आखिर समुद्री इलाकों में जिस तरीके से उन्होंने तमाम बातें कही, उसका अब हमारी सुरक्षा के एहतियातन और बिजनेस के एहतियातन क्या कुछ अब हमें फर्क देखने को मिलेगा? है क्योंकि एक तरफ हम जब बात करते हैं हम हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएंगे, तो वहां पर हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं, स्वदेशी को अपनाने की बात करते हैं, तवज्जो देने की बात करते हैं, और साथ में हम साउथ चाइना सी की बात करें या बाकी, देखिए आप जहां पर चीन अपना दबदबा दिखाता है और बोलबाला जमाना चाहता है, वहां पर हमने जो क्वाड हमारा जो अभियान चल रहा है, जो अमेरिका के साथ और जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ये इसकी बहुत अहमियत है। और ये इसका सीधा
जो कहते हैं दुश्मन को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए, चीन को वो जवाब मिलना शुरू हो गया है। हमने जब प्रतिबंध लगाया उनके ऐप्स पर तो बहुत एक कड़ा संदेश दिया हमने चीन को। और सबसे अहम बात, अगर हम संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात करें, जो प्रधानमंत्री का संबोधन था, उन्होंने बोला हिंदुस्तान जो है लोकतंत्र की जननी है। आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि जब एक विश्व की सबसे पुरानी लोकतंत्र और विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र, इनके दो नेता, सबसे शक्तिशाली नेता जो बाइडेन, जो अमेरिका को कहा जाता है सबसे विश्व की पुरानी लोकतंत्र, और हिंदुस्तान सबसे बड़ी लोकतंत्र है, तो यहाँ इनके जब दोनों शक्तिशाली नेता, सबसे बड़े नेता जब मिले आपस में, और जो उनकी जिस गर्मजोशी से मिले, जो बॉन्डिंग थी, वो अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रही थी। क्योंकि जो क्रिटिक्स थे, कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे थे कि यहाँ पर जो बात डोनाल्ड ट्रंप के साथ थी, बराक ओबामा के साथ थी, वो यहाँ पर देखने को मिलेगी नहीं। और कमला हैरिस को भी लेकर कई सवाल उठ रहे थे कि यहाँ पर उनकी एक लेफ्ट लिबरल माइंडेड हैं, उनकी वहां पर झुकाव है उनका, तो प्रधानमंत्री के साथ उनका तालमेल नहीं बैठेगा। लेकिन इसके विपरीत यहाँ पर, क्योंकि जब दो एक सबसे पुरानी लोकतंत्र के नेता और एक सबसे बड़ी लोकतंत्र के नेता जब मिलते हैं, तो वहां पर ये बातें मायने नहीं रखती। वहां पर ये मायने रखता है कि आपका देश का हित, आपके अपने मुल्क का हित, और आप अंतर्राष्ट्रीय पटल पे क्या संदेश देते हैं। तो यहाँ पर इन सब चीजों से ऊपर उठकर, और यही इन दोनों नेताओं ने करा। आप पहले कमला हैरिस के साथ जो मुलाकात हुई प्रधानमंत्री की, वहां पर भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग नजर आई। उसके बाद जो बाइडेन के साथ, और यहाँ पर अब सबसे बड़ी बात है कि जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा में जो प्रधानमंत्री ने अपनी हिंदुस्तान की बात करनी थी, वो बिल्कुल पूरे दमखम से करी उन्होंने। और यहाँ पर आज निश्चित बात है, जैसे लल्लन साहब ने बोला, मैं बिल्कुल 100% उनकी बात से इत्तेफाक रखूंगा। यहाँ पर सब लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे यहाँ पर, क्योंकि देखिए हम हिंदुस्तान की जब बात करते हैं, और खासतौर पे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे, तो वहां पर पूरे मजबूती से अपना पक्ष रखना चाहिए। और देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, वहां पर जो हिंदुस्तान को परमानेंट सीट मिलनी थी, उसका विरोध हमेशा चीन ने करा है। और यहाँ पर अब अहमियत ये रखता है कि यहाँ पर हम कैसे हम लोग पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे मुल्कों को, बड़े बड़े मुल्कों को ये बताने में कामयाब रहें कि ये जो कोरोना है, कोरोना एक किसी की ये देन नहीं है, ये एक साजिश थी, बायोलॉजिकल वॉरफेयर था, गैर रासायनिक युद्ध था। और चीन को घेरना चाहिए कि जब आप ईरान पे सैंक्शंस लगा सकते हैं, अलग अलग मुल्कों पे सैंक्शंस लग सकते हैं, प्रतिबंध, तो वहां पर चीन क्यों इससे बचेगा? चीन को इससे आपको इम्यूनिटी क्यों मिली हुई है? यहाँ पर अगर उनके वुहान शहर से ये वायरस निकला भी, लापरवाही से भी निकला, तो उससे कितने कोरोना से संक्रमित हुए लोग, जो जान मान का नुकसान हो, उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? अगर ये एक आप मानिए कि एक पहलू ये कोई कहे कि एक स्कूल ऑफ थॉट की यहाँ पर गैर रासायनिक युद्ध नहीं था, अगर ये लापरवाही भी थी, तो चीन कैसे बचा इस चीज से? अगर यही कोई आम आदमी या छोटा मुल्क करता ऐसी गलती, तो क्या वो बच पाता? और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर वक्त आ गया है कि चीन का पर्दाफाश करने का, कि ये जो डेप्थ ट्रैप पॉलिटिक्स करती आई है चीन की, जो कूटनीति है कि छोटे छोटे मुल्कों को प्रलोभन देकर, आप नेपाल का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, अतिक्रमण कर दिया, पूरा नेपाल पे कब्जा कर लिया चीन ने, श्रीलंका की अब बारी है। ऐसे करके ये लोग छोटे छोटे मुल्कों को अपनी तरफ करते हैं। और इतने सालों से नेपाल हिंदुस्तान को अपना बड़ा भाई मानता था। हिंदुस्तान ने जो काम नेपाल के लिए करे, वो किस मुल्क ने करे? अफगानिस्तान में भी जो हिंदुस्तान ने जो इन्वेस्टमेंट करी, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करा, वो एक अनोखी नजीर थी, उसका कोई मुकाबला नहीं है। और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने जो सबकी अपेक्षा थी, उस पर बिल्कुल खरे उतरे जब उन्होंने बोला कि अफगानिस्तान की धरती को आतंकवाद की किसी भी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे हम लोग। तो यहाँ पर सबको संकल्प लेना पड़ेगा। जो दृश्य हम लोगों ने देखे, विमान से लटकते हुए लोग अपनी जान के लिए गुहार लगा रहे थे वहां पर, क्या वो भूल पाएंगे? तो यहाँ पर तो एक अगर देखिए आपने जिस तरीके का ये एग्जाम्पल दिया, विमान से लटकते लोग, अगर ये जो दृश्य है वो कहीं ना कहीं कुछ पुराने हो चुके हैं, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी जो कल हमने देखा वहां पर तालिबान ने क्रेन से एक शख्स को वहां पर लटका दिया, बीच चौराहे पर क्रेन से उसको जो फांसी दी गई है, ये तस्वीरें अभी भी लगातार सामने आ रही है। सार्वजनिक कर चुके हैं कि वो एग्जीक्यूशन, भले ही अब वो फंडिंग लेने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय पटल से फंडिंग लेने के लिए तालिबान, वो अपना पीआर एजेंसी, उनकी पीआर मशीनरी काम करेगी, वो बोलेंगे नहीं हम लोग महिलाओं के प्रति भी संवेदना दिखाएंगे और हम लोग यहाँ पर जो है नया अफगानिस्तान का निर्माण करेंगे। लेकिन वो महज सिर्फ एक लिप सर्विस है, वो सिर्फ फंडिंग लेने के लिए ये सिर्फ ये करा जाएगा, क्योंकि उनकी मानसिकता बदल नहीं सकती यहाँ पर। और ये समझना पड़ेगा कि ये वक्त है कि हम लोग सबको एक साथ लेके चले। प्रधानमंत्री
दिन और ये वाकई बोला, बात है कि हमें सबको एक साथ लेके चलना होगा। सेवा जी। परमो धर्मा जब प्रधानमंत्री ने बोला, वो अपने आप में उसके काफी मायने हैं कि यहाँ पर हिंदुस्तान को जाना जाता है। हम अतिथि देवो भव की बात करते हैं, और अब हमने बात करी है कि हम लोग कैसे उस दौर को लेके वापस आए जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, $1 1 रुपए हुआ करता था, और अब उस बशर्ते हम लोग एक स्वर में स्वर मिलाएं। जहां पर सरकार की खामियां उजागर करनी है, विरोध करना है, वो निश्चित बात है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। सरकार को आप घेरिए, उनकी खामियां उजागर करिए, लेकिन जो राष्ट्र हित के मामले होते हैं, जनमानस से जुड़े हैं, वहां पर कम से कम ये दायित्व सबका बनता है देशवासियों का कि वहां पर हम एक मंच पे खड़े दिखाई दें, ताकि हमारे दुश्मन ये जो नापाक मंसूबे हैं उनको हम विफल कर दें, उस पे पानी डाल फेंक दें। देखिए विपिन जी, ये दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के लिए तो अहम था ही। इसी के साथ ललन जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए जिस तरीके से ये भाषण तो ठीक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, लेकिन आज सुबह जो डील हुई है LOC पर, जिस तरीके से लगातार तनाव चल रहा है, उसके बाद भी जो डील हुई है एयरक्राफ्ट की, ये डील भी वाकई काफी मायने रखती है। देखिए LOC के ऊपर लास्ट 4-5 डेज से जो उरी का इलाका है और कुछ इलाके हैं जहां लगातार घुसपैठ की ये कोशिश कर रहे हैं। और एक चीज और इंफॉर्मेशन मिला है कि अफगानी तालिबान और ISIS के लोगों को भी अलग अलग तरीके से वो घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहे हैं। और बात सच्ची है कि LOC के ऊपर समझौता नाम का है, अगर इन्हें मौका मिले तो ये अपने नापाक हरकत को अवश्य करेंगे। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहूंगा मुस्कान जी कि अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान की आतंकवाद सरकारी नीति है तो ये गलत नहीं होगा। और मैं आपको बताऊं, आज जो हमारे संबोधन में PM साहब ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों पे प्रहार किया है, लेकिन पाकिस्तान समझ नहीं सकता क्योंकि उसकी जो आधार है वो केवल आतंक के ऊपर आज के डेट में टिका हुआ है। वो लगा हुआ है कि तालिबान को किसी तरह से मान्यता दिला दे, लेकिन उसको पता नहीं कि 10 साल रूस और 20 साल अमेरिका उस अफगानिस्तान में किस हालात को, किस तरह के माहौल को उन्होंने फेस किया, और पाकिस्तान की क्या हस्ती है। वो तो ISIS, अल-कायदा और संगठनों के कारण वो बर्बाद होने की मार्ग पे जा चुका है। मैं बताना चाहता हूं, इस्लामिक खलीफा बनने में वो तुर्की के पीछे अपने उइगर मुसलमानों को भूलना, ये सब उनकी मूर्खतापूर्वक नीतियां चल रही हैं। लेकिन मुस्कान जी, सबसे बड़ी चीज हमारा जो LOC के ऊपर चौकसी है और हमारी जो तीनों अंग की सेनाएं हैं वो पूरी मुस्तैद है। और अब मैं बताऊं, क्वाड के माध्यम से हम जो समुद्री इलाका है जहां सबसे ज्यादा दुनिया की व्यापार होती है और वहीं से अपेक्षाकृत जमीनी और आसमानी लड़ाइयां जीती जाती हैं। अब आप सोचेंगी कि मैं क्यों बोल रहा हूं। जो समुद्री इलाका है वो एक ऐसा इलाका है जहां से उनकी जो एयर स्ट्राइक होती है वो बहुत तरीके और बहुत पॉइंट पे होती है। तो सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र समुद्र और वहीं से लड़ाई का एक हालात बनते हैं। तो उसके ऊपर चीन के काबू करने का आपको पता होगा 2 वार्षिक US अपना ऑलरेडी मूव करने का आदेश दे चुका है। ऐसा नहीं है कि केवल चतुर्भुज चक्रव्यूह रचा जा रहा है, कार्रवाइयां भी शुरू हो गई हैं। और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि चीन और पाकिस्तान और कुछ ऐसे उनके छोटे पिट्ठू हैं जो अब बहुत परेशानी में हैं। और मैं आपको बताऊं, क्वाड के साथ हमको उम्मीद है कि 15 से 16 कंट्री अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने वाले हैं। और नाटो नहीं है, अब ये जो क्वाड है उसकी एक अलग अहमियत है। और हमारे प्रधानमंत्री ने जो बोला है कि इस दशक में हमारा और US का जो मित्रता है वो बहुत अहमियत रखता है। बहुत कुछ सोच के अपने आत्मनिर्भरता की तरफ अपना रास्ता बनाकर 5 CEO के साथ अपनी बातचीत करके हमारे बाजार को आयात और निर्यात दोनों के लिए उन्होंने खोला है। और मैं उम्मीद करता हूं कि बाइडेन साहब बोला है उन्होंने कि मैं आपको जानता हूं। याद कीजिए जब वो सीनेटर थे और जब हमारे ऊपर US का बंदिश हो गया था
पोखरण के परीक्षण के बाद। तो यही बाइडेन साहब जब सीनेटर ने पत्र लिख के यूएस प्रेसिडेंट को बताया था कि आप इस प्रतिबंध को तुरंत हटाइए बिल्कुल, क्योंकि ये गलत है, तो बाइडेन साहब और अब तो कमला हैरिस उनको आमंत्रण दिया गया है, हमारी तमिलनाडु मूल की है और प्रधानमंत्री से बहुत अच्छा संवाद हुआ है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अपने आतंकी संगठनों को नकेल कसो, उनको अपने इलाके में ठीक है, ऐसे घूमने मत दो, जी उनके ऊपर निगरानी करो। ठीक है और हमें रंजन इस जी, बात समय की थोड़ी सी जानकारी कमी है जी, ठीक है, समय की कमी है, इसलिए विपिन जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, इसी सवाल के साथ आऊंगी। देखिए बहुत सही बातें ललन जी ने बताई हैं, लेकिन समझना मैं आपसे एक बार फिर से चाहूंगी, आज जो एयरक्राफ्ट के लिए डील हुई है, जो आगे हमारे कुछ सालों में हमें काफी ज्यादा एयरक्राफ्ट मिलने वाले हैं, एलओसी पर जो डील हुई है, उसको लेकर सुरक्षा के एहतियातन किस तरीके से अब हम देख सकते हैं? निश्चित बात है, देखिए सुरक्षा को तो पुख्ता आपने और बल देना ही पड़ेगा, क्योंकि दुश्मन हमारे बाज नहीं आने वाले। और एलओसी पे जो खतरा है, आप इससे बड़ा उदाहरण मैं क्या दे सकता हूं कि जब पिछले वर्ष 2020 में जो संयुक्त गश्त लगती है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और हिंदुस्तानी सेना लगाती है, वो थोड़े समय के लिए कोरोना करके उसको स्थगित करा, लेकिन वहां पर भी जबकि हमारी हिंदुस्तानी सेना हमेशा 24 घंटे 365 दिन मुस्तैद रहती है, कोई उसमें किसी तरह की कोई सेंस नहीं लगा सकता, लेकिन वो कोरोना करके एक आपस में औपचारिक अनौपचारिक तरीके से उसको स्थगित करा गया। लेकिन वहां पर भी हमारा जो दुश्मन है, दुश्मन नंबर 1 चीन, बाज नहीं आया, वहां पर अतिक्रमण शुरू कर दिया। पहले कोरोना का संक्रमण दिया पूरे विश्व को, उसके बाद अतिक्रमण शुरू कर दिया एलएसी पर। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि यहाँ पर हम लोग अपनी सुरक्षा को, जिसको हम एक तरफ बोलते हैं कोरोना को लेकर कि रैंप अप दी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी तरह से रैंप अप हमें करना है अपना डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को, बजट बढ़ाकर हमने उसको और स्ट्रॉन्ग करना है। एंटी ड्रोन, हमने ड्रोन के हमले देखे कि कैसे हुए ड्रोन के हमले, और सबसे बड़ी बात है ये वक्त आ गया है कि हमें तवज्जो देनी पड़ेगी उत्पादन को। इतने वर्षों से हम तवज्जो देते आए व्यापार को, अगर हमने हिंदुस्तान को और शक्तिशाली देश बनाना है पूरे वैश्विक पटल पर, तो हम लोगों को उत्पादन को तवज्जो देनी पड़ेगी। और प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से इस वर्ष स्वतंत्र दिवस पे एक बहुत अहम बात बोली। पिछले वर्ष पीछे वो बोलते थे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उन्होंने इजाफा करा, उन्होंने बोला सबका प्रयास। इसके बहुत मायने हैं कि जब तक पूरे देशवासी मिलकर संकल्प नहीं ले लेते और अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, अपनी भूमिका नहीं निभाते, हम आगे देश को और शक्तिशाली नहीं बना पाएंगे। सबका दायित्व, सबको जिम्मेदारी, अपने जब हक के लिए हम सड़कों पर उतर जाते हैं, आंदोलन करते हैं, अगर वो बात का हक है तो हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, जिम्मेदारियां भी हैं जो हमें निभानी चाहिए। और ये वक्त आ गया है, इससे ज्यादा सुनहरा अवसर नहीं आएगा। हमने कोरोना काल में जी के देख लिया कि कितनी बड़ी सदी की सबसे बड़ी महामारी हमारे सर पे जब आई, काले बादल मंडरा रहे थे देश पर, लाशों के अंबार लगे थे, शमशान घाट, कब्रिस्तानों में लंबी कतारें थी। तो यहाँ पर अगर हम अभी सबक नहीं लिया, हमने कुछ सीख नहीं ली, तो हमने क्या सीखा फिर? तो ये वक्त है कि हम लोग अपने देश को और मजबूत करें। बिल्कुल, और मजबूत करने की जरूरत भी है। ठीक है विपिन जी, समय मुझे और इजाजत नहीं देता, घड़ी यहीं पर रोकनी होगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी गरज दिखाई यूएनओ में, वो वाकई सराहनीय थी। और जिस तरीके से लगातार हम आगे बढ़ते जा रहे हैं डिफेंस के लिए, और लगातार जो देश की सुरक्षा के लिए हम तमाम चीजें करते जा रहे हैं, खुद हमारी सरकारें जो कर रही है वो वाकई सराहनीय है। और आज जिस तरीके से बिना नाम लिए पाकिस्तान को जो आईना दिखाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बार बार यही बात निकलकर सामने आ रही है, जिसका देश इंतजार कर रहा था। आज वो दिन आया और तमाम देश पूरे तरीके से एक बार खुश भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को एक बार फिर से बिना नाम लिए पूरे तरीके से आईना दिखाया है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।